नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पॉलिटिव विषय का रिवीजन कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह बेहद महत्वपूर्ण है और मैं सही मायने में कहूं तो फंडामेंटल राइट्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही हो जाता है बीपीएससी के लिहाज से। क्योंकि जब आप पीवाईक्यू देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सबसे अधिक प्रश्न फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ यहीं से मिलता है। कौन सा टॉपिक है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, उनके कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, संविधान में क्या क्या उनके लिए प्रावधान किया गया, ये तमाम प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और राष्ट्रपति के अलावा साथ लगे हुए हम क्या कर लेंगे, उपराष्ट्रपति का भी टॉपिक देख लेंगे। तो इसी लेक्चर में ये दोनों हो जाएगा। उपराष्ट्रपति से मैं पहले ही बता दूं, बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि जब मैं पीवाईक्यू देख रहा था पिछले आपके 10-15 वर्षों का, तो मुझे कुछ प्रश्न ऐसा दिखा है कि बीपीएससी में या अन्य पीसीएस में भी 1-2 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन एक ही 2 क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है। यानी कि वो 2 या 3 टॉपिक है, बस उसी से प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। तो वो मैं उतना आपको बता दूंगा। प्रेसिडेंट में उससे बाहर आपसे, वाइस प्रेसिडेंट में उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। हाँ, प्रेसिडेंट वाले सेक्शन पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आज जितना लेक्चर आपको कराऊंगा मैं क्वेश्चन के माध्यम से, वो बस ध्यान रखिएगा, इतना में आपका काम बन जाना चाहिए। अब सीधे चलते हैं। यहां पर देखिए, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष को लेकर के बात किया गया है। कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता यानी कि एलओपी को लेकर के चर्चा किया गया है, और भारत सरकार के जो मुख्य सचिव होते हैं उनको लेकर के चर्चा किया गया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कहते हैं शीर्ष नेतृत्व पर कह सकते हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि भारत गणराज्य है, तो गणराज्य इस वजह से है कि भारत का जो शीर्ष पद है राष्ट्रपति का, वो भी निर्वाचित है। और जितना भी कामकाज होता है इस देश का, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। लेकिन उनके मतलब वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा होता है? प्रधानमंत्री, और उनका कैबिनेट कर रहा होता है। हमारे यहाँ कामकाज करने का यही तरीका है। लेकिन अब चूंकि व्यवहारिक तौर पर अलग चीजें हमें देखने को मिलता है, व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब संवैधानिक तौर पर आप देखेंगे, परीक्षा में प्रश्न देखेंगे, तो उस लिहाज से फिर अलग चीज सोचना पड़ेगा। उसमें यह नहीं कि प्रधानमंत्री टिक लगा के आगे कार्यपालिका के अध्यक्ष होंगे, नहीं। इसके लिए हमें कहां चलना पड़ेगा? संविधान के कुछ अनुच्छेद में। और जब आर्टिकल आप 53(1) में चलेंगे तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि ये जो भारत संघ है, उसकी कार्यपालिका शक्ति कहां निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। यहां पर कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति कहां निहित होगी। ये 53(1) ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से हो सकता है कि एक बार स्टेटमेंट पूछ ले, दूसरे बार दे दे राष्ट्रपति, दे ही दे नाम, और आर्टिकल पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहां पर क्या होता है कि इस दी गई शक्ति का प्रयोग क्या करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा। ध्यान रखिएगा, वह प्रधानमंत्री नहीं होंगे। आगे चलते हैं। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। किसके द्वारा? संविधान द्वारा। ध्यान दीजिए, क्या है? केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। जरा यहां पर देखिए क्या होगा। क्या आपको लगता है कि वही चीजें फिर से रिपीट हो गया है? जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति में तो ऐसे ही घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है। अब देखेंगे, ये 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ था तब ये पूछा गया है, और ये 2000 ईस्वी का 44वां बीपीएससी का है। तो प्रीवियस ईयर में ये सब पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना है। अब यहां पर एक प्रश्न मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूं, ये 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। क्या है? जरा शब्द पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। गौर से समझते चलिए, शब्द पर ध्यान दीजिए, नहीं और संसद पूछा गया है। संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है, और सदन में संसद में मतलब बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये पूछा गया है आपसे यहां पर।
अब ध्यान दीजिएगा, मैंने इससे पहले भी आपसे एक बार चर्चा किया था कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं साथियों, तो संसद के 3 अंग होते हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग न्यूज़ वगैरह में देखते हैं तो हम कहते हैं भाई एक तो लोकसभा हो गया, दूसरा वरिष्ठों का सदन यानी कि राज्यसभा हो गया। हम देखते हैं कि यहीं पर मामला बन जाता है, इससे आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि संसद इस दोनों से केवल मिलकर के नहीं बनता है, एक और है अंग इसका, और वो अंग कौन है? राष्ट्रपति। यानी कि प्रेसिडेंट जब इसमें जुड़ जाएंगे तो ये तीनों मिलकर के यहां पर पार्लियामेंट का निर्माण कर रहे होंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया तो वो यहां पर जाता है हस्ताक्षर के लिए किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब क्या होता है? गैजेट में प्रकाशित होता है और फिर धरातल पर कानून के रूप में वो आ जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है, यहां पर राष्ट्रपति होंगे, यानी कि संसद का हिस्सा तो वो होते हुए नजर आएंगे। अब समझते हैं, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलाकर के संसद का निर्माण करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि वह संसद के अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न पार्ट है। इनके बिना पार्लियामेंट नहीं हो सकता है। सरकार की जो पूरी संसदीय व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और इन तमाम चीजों को देखा जाए, जैसे कुछ टर्म मैंने देखा PYQ में इस्तेमाल किया गया था, कैबिनेट सरकार को लेकर के पूछा गया था या उत्तरदायी सरकार को पूछा गया था, तो ये सब संसदीय सरकार को ही कहते हैं, या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कई बार पूछा गया है, ये संसदीय सरकार का रहा है। यहां पर आप क्या कहेंगे? लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो संसद का ये हिस्सा होंगे। तो कुल मिलाकर के किस विकल्प के साथ चलेंगे आप? बी विकल्प के साथ हम चलते नजर आएंगे। आगे चलें, क्या है? भारतवर्ष के रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। ध्यान दीजिए, अच्छा प्रश्न ये भी है, ये CDPO प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया। अब इसके अंतर्गत कुछ बातें समझ लीजिए, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सभी के अपने अपने चीफ होंगे। इसके अलावा भारत में एक पोस्ट बनाया गया, उसको क्या कहते हैं? CDS, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये तीनों ही सेनाओं के प्रमुख होंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन करना बेहतर हो जाए आर्म फोर्सेस का, इसके लिए CDS पद का निर्माण किया गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये सुप्रीम कमांडर CDS हो जाएंगे। सुप्रीम कमांड भारतीय सशस्त्र सेनाओं का हमेशा ही कौन रहेंगे? भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। तो बी विकल्प के साथ हम यहां पर चलते हुए नजर आएंगे। ये क्लियर हो रहा है ना? तो चौथा का बी। अब चलिए पांचवा, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। शक्ति इनके पास है, लेकिन शक्ति का प्रयोग किनके द्वारा करेंगे ये पूछा गया है। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपसे पूछा गया है। अब यहां पर समझ लीजिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल बताएंगे 52। याद करते चलिए इन तमाम चीजों को, रिपीटेशन होना चाहिए बार बार आपके माइंड में। 2016 में 60 और 62 में BPSC एक साथ लिया गया था, तो ये प्रीलिम्स में प्रश्न आ चुका है। तो संघ का एक हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट होगा, संविधान ये कहता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, यहां पर अब आइए, हमने पहले ही अभी चर्चा किया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। और इसका प्रयोग वो कैसे करेंगे? संविधान के आधार पर। इसके लिए मैंने आपको एक आर्टिकल यहां पर बताया था, अभी नोट कर लीजिए। ये सब चीजें आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है। तो अभी मैंने 53(1) आपको बताया था। इसके अंतर्गत मैंने कहा था कि संविधान ये कहता है कि भाई कार्यपालिका की शक्ति हम प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इस शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे ये 53(1) में बताया गया है। इसमें कहा गया है या तो वो स्वयं कर सकते हैं, यानी कि प्रश्न में सीधे लिखा गया है तो स्वयं कर लीजिए, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा वो इसका प्रयोग करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ए विकल्प के साथ होगा। गलती से मंत्री प्रधानमंत्री के पास नहीं चले जाना है, इसमें ये बातें निहित है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? अब इस प्रश्न का ओरिजिन समझना है। 67वीं BPSC री एग्जाम 2022 में प्रीलिम्स में पूछा गया है, कितनी बार। अब देखिए, जैसे हम USA के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ये आया ही वहीं से है, ये प्रश्न जो पूछा गया है ना वो वहीं से है। अब जैसे कि ट्रंप की बात करते हैं, तो ट्रंप कितनी बार अमेरिका के प्रधानमंत्री रह सकते हैं? आपको पता है? 2 बार। ये ध्यान रखिएगा, ये भी चर्चा में रहा है।
2 बार ही मैक्सिमम जो है वो 2 टाइम्स यूएसए के प्रेसिडेंट रह सकते हैं। अच्छा ध्यान रखिए, एक बार जो उनका कार्यकाल होगा वो 4 साल का होगा और फिर दूसरी बार 4 साल का, कुल मिलाकर के 8 साल वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं। ओबामा के साथ आपने देखा, ओबामा यंग थे, रह सकते थे अभी, लेकिन लगातार उनका 2 कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, पार्टी ने उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया। अब ये चीज आया ही यहीं से, अब इसीलिए प्रश्न पूछ दिया है। तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव लड़ सकता है, यहां तो समझ में आ गया अमेरिका में, लेकिन भारत में देखिए, हमारे संविधान में जब टटोलने की कोशिश करेंगे ना, तो भारतीय संविधान में इस बात को लेकर के नहीं कहा गया है कि वह कितनी बार, मतलब ये 2 बार रह सकते हैं या 3 बार या 4 बार, इन तमाम चीजों को लेकर के बातें नहीं की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताया गया है। कौन सा आर्टिकल, नोट कीजिए, पुनर्निर्वाचन, अगर कोई प्रेसिडेंट है और फिर से उनका निर्वाचन होना है तो बताया गया है। और उसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद धारण करता है या पहले से कर चुका है, तो इस संविधान के आधार पर वह उस पद पर पुनर्विचार के लिए पात्र होगा, और वह कितनी ही बार, मतलब 10 बार भी आप कह सकते हैं, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन नंबर डिफाइंड नहीं है, वह जितनी बार भी चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, 3, 4, 5 बार रह सकते हैं, जितनी बार भी चाहे। तो अब प्रश्न के आधार पर आपको विकल्प समझना पड़ेगा, 1 बार खत्म हो गया, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार यहां कहा गया है, तो फिर डी के साथ चलिए, ठीक है। यानी कि आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 57 और कुछ बातें यहां से अमेरिका का थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से अगर कुछ पूछा जाए तो आपको ध्यान रहना चाहिए। अब चलिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, यहां से आपसे पूछा जा सकता है और मैं इसको अच्छा प्रश्न मानता हूं। ये री एग्जाम जो प्रीलिम्स का हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया है। अब देखिए जरा विकल्प को, सबसे पहले एक एक शब्द को पढ़िए फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बहुत बढ़िया, तो राज्यसभा और कहा गया है सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत यहां चर्चा नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे होते हैं ना कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, कला क्षेत्र से, खेल से, समाज कार्य से, चिकित्सा से, तो मनोनीत शब्द इस्तेमाल नहीं किया, इसने इतनी रहम किया है। फिर कहा है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, चलिए। फिर कहा है राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, यहां पर विधानसभाओं के सभी सदस्य ले लिया है, चलिए आगे। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अब विचार करना चाहेंगे, ठीक से देखेंगे कि सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे कि क्या क्या प्रक्रिया है, चीजें निकल के आ जाएगा। देखिए संविधान का अनुच्छेद 54 के पास हमें चलना पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल 54। अब 54 कहता क्या है? 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो निर्वाचन मंडल के सदस्यों का यह प्रावधान करता है और यह बताता है कि इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, जिसके अंतर्गत यह कहता है कि संसद के दोनों सदनों कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा और राज्यसभा, तो ये दोनों आ गया इस प्रश्न में। देखिए ऐसा कहां पर है, एक ही जगह, संसद के दोनों सदनों, इतना तक ठीक है। अब इसमें यही आगे कहता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो यहां पर देखिए क्या है, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं है, इतना तक बच गया। आगे क्या है, क्या राज्य विधानसभा को लेकर के चर्चा करता है, तो यहां पर यह भी होगा कि जो राज्यों के, तमाम राज्यों के, देश के जितने भी राज्य हैं, सभी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, सभी निर्वाचित सदस्य, देखिए यहां पर लिखा हुआ निर्वाचित शब्द, तो ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ये क्लियर है? अच्छा, एक दो चीजें अगर आपसे चाहे तो आपको परेशान करने के लिए पूछ सकता है। आप जानते हैं हमारे देश में कुछ राज्यों में विधान परिषद होता है। अब यहां पर प्रश्न फंसेगा, 6 ऐसे राज्य हैं हमारे यहां जहां पर विधान परिषद है, जिसमें एक बिहार भी है और बीपीएससी आप देने जा रहे हैं, तो यहां पर प्रश्न उठा सकता है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश के वो 6 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है, जिसमें एक बिहार तो मैं बता ही दिया चूंकि बीपीएससी देने जा रहे हैं, बाकी 5 का नाम आप बताएंगे, इससे पहले मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए, तो आप कहेंगे यहां पर विधान परिषद भी है, आप लॉजिक लगाएंगे, यहां पर कहा गया संसद के दोनों सदनों, तो दोनों सदनों से आप कहेंगे भाई लोकसभा तो इसमें था ही, राज्यसभा भी है, तो क्या ऐसा हो सकता है राज्य के में भी दोनों सदनों की बात कर लिया जाए, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की बात की जाए? लेकिन ऐसा नहीं है।
विधान परिषद के सदस्य जो हैं इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। इनका चर्चा ये आर्टिकल 54 में नहीं है कि आप वोटिंग करेंगे, तो ये नहीं होंगे। एकदम ध्यान रखिएगा, गलती से भी ये गलती नहीं करना है। और खूब सारे स्टूडेंट गलत करके आते हैं, क्योंकि यहां से वो लॉजिक लगाते हैं कि यहां दोनों सदन है तो इधर भी दोनों सदन हो जाएगा राज्य में। नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो एक चीज ये हो गया कि एक गलती से बचिएगा। दूसरी गलती एक और, दूसरी गलती क्या है कि हमारे देश में राज्यों का पैटर्न समझिए। 3 तरह के राज्य हैं। एक है पूर्ण राज्य, जैसे कि यूपी, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना, त्रिपुरा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, इस तरह के राज्य के हैं पूर्ण राज्य। एक राज्य है जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और विद असेंबली है, मतलब साथ में वहां पर विधानसभा चुनाव भी होता है। क्लियर, अभी आएंगे। और तीसरा है एक यूनियन टेरिटरी, वहां पर असेंबली नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है, सिर्फ आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के प्रशासन के द्वारा वहां पर काम चलाया जाता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादर एवं नगर द्वीप हवेली हो गया, ये सारे जगह हैं। लेकिन 3 ऐसे राज्य हैं जो बीच का मैंने कहा कि यहां पर यूटी होंगे, यानी कि ये यूटी होंगे और साथ में यहां पर असेंबली भी होगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? ऐसे राज्यों की संख्या 3 है हमारे देश में। 3 कैसे? आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से, ध्यान रखिएगा। एक दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी, और तीसरा अब तीसरा कौन सा? जम्मू कश्मीर। ये 2019 से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया था तब यहां से जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया था, लद्दाख से काट करके। लद्दाख यूटी बना, लेकिन वहां असेंबली नहीं था। जम्मू कश्मीर यूटी बना, यूनियन टेरिटरी विद असेंबली, यानी कि यहां पर विधानसभा के चुनाव आगे चल के हुए। और उमर अब्दुल्ला हम जानते हैं अभी यहां के चीफ मिनिस्टर भी हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि फिलहाल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर का जो संघ राज क्षेत्र है, यहां विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अभी शामिल नहीं होते हैं। तो आप कहेंगे अच्छा ये वाले नहीं होते हैं, क्या दिल्ली पुडुचेरी वाले भी निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होंगे? पुडुचेरी में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था, एनडीए की सरकार बनी है। दिल्ली में आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां पर भी मुख्यमंत्री होते हैं। तो क्या इस दोनों के भी निर्वाचित जो विधायक होंगे वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे वोट डालने के लिए? करेंगे, इस दोनों के करेंगे। दिल्ली के निर्वाचित सदस्य वोट डाल रहे होंगे, पुडुचेरी के डाल रहे होंगे, जम्मू कश्मीर के अभी नहीं है। ठीक है, इसको अलग से रखना है। होने चाहिए थे, रूल यही कहता है कि भाई ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर 2019 में बना है, तब से इस पर बात नहीं हुआ। तो फिलहाल राष्ट्रपति के चुनाव में इनके विधायक नहीं आएंगे। क्लियर, बाकी ये दोनों आएंगे, और बाकी जो मैंने बता दिया विधान परिषद छोड़ करके दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य आएंगे। तो डी विकल्प के साथ चलिएगा आप, और आर्टिकल आपको 54 ध्यान रखना है। क्लियर है, यहां से कोई भी प्रश्न आएगा, कितना भी घुमा फिरा करके आप जवाब दे लेंगे। अगर इस प्रश्न को आप ठीक से समझ गए ना, इसके सभी विकल्पों का आपने पोस्टमार्टम कर दिया, जैसे मैं समझाया हूं कर लिए, तो आप मान के चलिए प्रेसिडेंट टॉपिक से कहीं से कुछ भी घुमा के देगा, आप निकाल ले जाएंगे क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां से 3, 4, 5 प्रश्न तक पूछा जा सकता है, क्योंकि पॉलिटी में क्या होता है कि पॉलिटी का स्टैटिक तो है ही, करंट अफेयर से बहुत जाके जुड़ता है। बिहार स्पेशल आपसे पूछा जाएगा, तो तकरीबन 30 करंट अफेयर्स, 3 बिहार स्पेशल, और तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी में। तो इतने ज्यादा स्कोप है यहां से क्वेश्चन बनने का। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब तमाम चीजें हम समझ गए कि राष्ट्रपति का चुनाव होता वगैरह कैसे है, किया कैसे जाता है, कौन सा पार्टिसिपेट करते हैं, तो हो गया। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्रीलिम्स 2020 में देखिए एक ही बार 2020 वाले में कितनी बार प्रेसिडेंट से पूछ दिया गया है, एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। कह रहा है राज्यसभा भारत की जनता द्वारा, ओके, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, संसद व राज्य विधान सभाओं द्वारा, ठीक है, और कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस बार ई विकल्प भी आपके एग्जाम में रहेगा। ई विकल्प इसलिए रहेगा कि अगर आप कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप ई विकल्प लगाइए, लेकिन इस बार छोड़ के नहीं आएंगे आप ओएमआर सीट को। ठीक है, अब चलिए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और पार्टिसिपेट की बात की गई है कि भाई कैसे किया जाता है, इसको लेकर के चर्चा करना है। अभी अभी हमने क्या चर्चा किया, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यहां पर आएंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो यहां पर ये चीजें तो समझ में आ रहा है, भारत की जनता द्वारा नहीं,
क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं होता है। राज्यसभा द्वारा नहीं, ध्यान रखना है, केवल यहां पर चूंकि राज्यसभा का है तो वो बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहां पर कहा गया है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अब इसमें देखेंगे ना तो दो तीन चीजें है, हिंट अगर देखे जाए तो कुछ छूटा हुआ है। और संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा, अब संसद में आ गया, लोकसभा राज्यसभा तो आ गया, लेकिन यहां पर यह नहीं शब्द है कि यह निर्वाचित कहा गया है या नहीं कहा गया है। राज्य विधानसभाओं द्वारा जो कहा गया है इसमें फिर वो जम्मू कश्मीर वाला इशू नहीं आया है। फिर ठीक, तो यानी कि कुछ चीजें हटने के वजह से कम है, इसके वजह से हम इसको भी गलत मान सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इसी आधार पर आपको सही मानना है तो सही मान सकते हैं। अच्छा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, अब दोनों सदनों में यहां भी आ गया फिर मामला कि भाई लोकसभा राज्यसभा, लेकिन फिर यहां यह नहीं कहा गया है कि क्या वो निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस दोनों विकल्प को सही गलत कुछ भी माना जा सकता है, कंफ्यूजन है, लेकिन इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ई विकल्प है। इसमें कहा गया उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो आप सभी को गलत मान लीजिए या उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर दोनों को सही करके जाइए। मतलब अगर विकल्प देखा जाए तो इस वक्त जो है बीपीएससी ने 2020 में ई विकल्प को सही माना है, और मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना। चलिए 9वें पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं ये तो हमने देख लिया। अब चुनाव कराने की बात पर आते हैं, और ये 2020 प्रीलिम्स में 44वां में पूछा गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। पहले बात समझिए, प्रत्यक्ष मतलब समझते हैं जैसे प्रधानमंत्री का वोट होता है ना, हम सब जाकर के वोट करते हैं जनता डायरेक्ट, तो वैसा नहीं। क्लियर, खत्म। खुला बैलेट पेपर का कहानी ही नहीं है, खत्म। अब आगे समझिए, जो हमने पहले चर्चा किया था अनुच्छेद 55(3), अनुच्छेद 55(3) क्या कहता है इसको समझिए। अगर इसको समझ जाएंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन वगैरह कैसे होता है ये आपका काम बन जाएगा। ये कुछ बातें कहता है। बातें क्या कहता है कि भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा कैसे। ये कहता है कि जो भी इस देश के संघ के, भारत संघ के राष्ट्रपति होंगे उनके लिए निर्वाचन की हम व्यवस्था बताएंगे, और इसके अंतर्गत कहा गया है कि यह निर्वाचन जो होगा वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, दो चीजें आपको बस इसमें ध्यान रखना है। पहला क्या, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अभी मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेंस के लिए जरूर है, प्रीलिम्स आपके समय आने वाला है, तो बस इतना ध्यान रख लीजिए आप। तो पहली चीज है आनुपातिक जो है वह प्रतिनिधित्व द्वारा, जो कि यहां पर कहा गया है। आगे चलिए, दूसरा क्या कहा गया है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या हस्तांतरणीय भी कह सकते हैं, जो कि यहां पर कहा गया है। तो ये दोनों ही सही लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न, चूंकि इसमें दोनों ही सही मालूम पड़ रहा है, इस तरह के प्रश्न ड्रॉप कर लिए जाएंगे, ठीक है। विकल्प बी और सी दोनों सही है, इस लिहाज से इसको स्टार लगा दीजिए। अगर ये दोनों एक साथ होता तो वो विकल्प होता, अदरवाइज इस बात जो है बीपीएससी ने इस प्रश्न को ड्रॉप कर लिया। अगर ऐसा होगा तो आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा। बस मैं इस प्रश्न को इसीलिए रखा ताकि आपको प्रणाली समझा दूं, और बीपीएससी में एक दो प्रश्न ऐसे रहेंगे ही रहेंगे, और खास करके पॉलिटी में ही रहता है ऐसा। तो आप उस वक्त एग्जाम के दिन जो है ना, कयामत के दिन, घबराए ना। आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ऐसे प्रश्न आ गया तो कोई एक टिक लगा दीजिए, देखा जाएगा। बीपीएससी उस प्रश्न को ड्रॉप करेगी, आपको जवाब मिल जाएगा, आंसर मिलेगा, ठीक है, और मार्क्स मिल जाएंगे। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। जरा सोचिए कहाँ सौंपा जा सकता है, कॉमन सेंस है, इस पर बहुत कुछ सोचना नहीं है, आ चुका है। भारत के महाधिवक्ता को सोचिए, संसद को, और क्या, सर्वोच्च न्यायालय। सोचने की बात है, जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय को जाएगा, है ना। इस विवाद को लेकर के चर्चा भी कहीं, मतलब अगर पूछ रहे कि भाई संविधान में इसको लेकर के चर्चा किया गया है तो निश्चित तौर पर, और इसके लिए जो अनुच्छेद यहां पर आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 71 अगर आपको लिखा रहे तो 71 के साथ जाइए, लेकिन 71(1) रह जाए तो फिर सोने पे सुहागा, फिर आपका काम ज्यादा बन जाएगा कि भाई कोई विवाद इस चुनाव से होगा तो सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा, वहां पर इसका फैसला किया जाएगा। क्लियर। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ओके, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। यानी कि अपने को यह देखना है इस प्रश्न के आधार पर, और ये 2024 में ही पूछा गया, ये जो 70वीं बीपीएससी का री एग्जाम हुआ था उसमें एकदम हाल ही में बहुत अच्छा प्रश्न है।
मतलब ये कह रहा है कि ये दिया गया है राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभाएं, राज्यसभा, लोकसभा। ओके, यहां कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय वो आएगा, चुनने के लिए आ जाएगा कि भैया हम भी आपका चुनाव करेंगे। ओके, ठीक है, लेकिन जब उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगेगा, यानी कि राष्ट्रपति को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा महाभियोग लगा करके, तब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। ठीक है, जैसे हमने चर्चा की है कि भाई निर्वाचन मंडल में शामिल कौन होगा, तो हमने राज्य विधान परिषद को तो पहले ही हटा दिया था कि परिषद तो शामिल ही नहीं है ना, चुनाव कराने में ही शामिल नहीं है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो ये तो ऐसे विकल्प खत्म हो गया। हाँ, लेकिन राज्य विधानसभा उसमें था, लोकसभा था, राज्यसभा और लोकसभा दोनों था, तो ये 3 विकल्प पर आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर? अब सबसे पहले कुछ संवैधानिक बात देखते हैं। भारत के संविधान में यह सब चर्चा किया गया है कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है, पद से कैसे हटाना है। तो 61 अगर चलेंगे, अनुच्छेद 61 में, उसमें कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना, वह एक तरीके से कह सकते हैं उसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और ये कहां चलेगा? तो ये पार्लियामेंट में चलेगा। अब देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है तो आप कहेंगे भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन वो विवाद वाला मसला है। कई बार क्या होता है कि पार्लियामेंट या विधानसभाएं वगैरह ना अर्ध न्यायिक व्यवस्था में तब्दील हो जाती है, तो ये चलेगा पार्लियामेंट में। और ये कहां से है, ये बताएंगे मुझे आप। आर्टिकल कहां बताया मैंने? 61। ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो क्या भाग लेगी, पार्लियामेंट में वो क्यों आएगी? तो जाहिर सी बात है राज्य के विधानसभा नहीं आ रहा है। लेकिन जरा निर्वाचन में चलिए, क्या है, राज्य के विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर रही है? हाँ, कर रही है, लेकिन महाभियोग में नहीं आ रही है क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंतर्गत हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जब आप अनुच्छेद 54 ख को पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग तो हैं, लेकिन आगे चल करके जब ये पार्लियामेंट के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया आएगा तो ये भाई साहब सब नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर के इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी, चुनने आ रहे हैं लेकिन बाहर करने में इनका कोई रोल नहीं है। क्लियर? यही ये प्रश्न था। अच्छा प्रश्न है ये। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंगे, कुछ कथन दिया गया है और इसको देखिए, कहा गया है कथन सही है। पुछल्ले शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिर उस पर विकल्प है। सबसे पहले ऐसा प्रश्न आ जाए तो कथन समझते हैं, उसके बाद मामले को हम देखेंगे। पूछा गया है कथनों पर विचार कीजिए और सही। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53, कीवर्ड मिल गया हमें 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये तो हम अभी पहले देख ही चुके हैं, तो सही है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 साल के लिए पद ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, भारत में देखेंगे तो ज्यादातर यही है कि 5 साल के लिए बनते हैं। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। नहीं, अभी चर्चा की है, किसमें उल्लेख है बताइए? 61 में। बस इतना ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के कौन दो सही हो गया? सही पूछा था ना, तो पहला और दूसरा सही है, तो पहला और दूसरा यहां रहा, केवल 1 और 2। अच्छा, इसमें 3 है और इसमें 2, बी ही है। ठीक है, बी विकल्प के साथ इसमें जाएंगे। अब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बस यहां आपको आर्टिकल ध्यान रखना था। अगर इतना काम कर लेते हैं तो आपका काम बन जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें विकल्प 3 डाल दिया, नहीं अगर 3 यहां नहीं होता कहीं ना, फिर मैं कहता कि आप जो है बस तुक्का थोड़ा सा कैलकुलेटेड होकर के लगाइए और सही जवाब तक पहुंच जाइए। लेकिन 3 है इसमें, तो अब आपको आर्टिकल याद करना पड़ेगा। क्लियर? ये 2019 में बीपीएससी असिस्टेंट के लिए पूछा गया था। चलिए, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, बहुत बढ़िया, केस वर्क जैसा क्वेश्चन दिया गया है आपसे। इस तरह के प्रश्न को मैं अच्छा मानता हूं कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कराया जाए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? इसमें थोड़ा सा आपको उलझाया, क्योंकि अगर सीधा आपसे पूछ देता कि राष्ट्रपति का पद खाली है तो फिर पद पर, राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा, आप उछल के बोलते कि सर उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन पहले ही कह दिया कि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति आ नहीं रहे हैं। तो अब कौन होगा? क्या वो प्रधानमंत्री, क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश, क्या लोकसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं होगा, कोई और हो सकता है? तो देखिए, यहां पर इसके लिए आर्टिकल 65 के पास चलेंगे। आर्टिकल 65 में कुछ अच्छी बातें कही गई, जिसके अनुसार कहा गया है कि यदि मृत्यु, सुनते चलिएगा शब्द पे, क्योंकि यह शब्द भी पूछा जा सकता है इस तरह से। 65 के अनुसार कहा गया है यदि मृत्यु, त्याग पर यानी कि रेजिग्नेशन, या पद से हटाए जाने की स्थिति में, महाभियोग चला, पद से हटा दिए गए, इस स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद
खाली रहता है, रिक्त होता है, तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं है तो, उपराष्ट्रपति हैं तो, ये कंडीशन उसमें है तो उपराष्ट्रपति संभाल लेगा। लेकिन इफ एंड बट जैसे यहां है, किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, फिर क्या होगा? तो उसके अंतर्गत कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका जो भी व्यक्ति उस पद पर बैठे रहे, फिर उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद वही संभालेंगे। अच्छा, एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट भी नहीं है, पद खाली, वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली, और मैंने कहा इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो ये पद संभाल रहे होंगे। ये लिख लीजिए, आर्टिकल 65 में सब चर्चा है। तो यहां पर पद तो ये संभाल रहे होंगे। चलिए मैं एक कंडीशन और देता हूं। ये कंडीशन क्या है? राष्ट्रपति भी नहीं है, पद खाली। चलिए, उपराष्ट्रपति भी पद खाली। अब आप कहेंगे हाँ अभी चर्चा किया CJI होंगे, मैं कहता हूं ये भी नहीं है, इसका पद खाली, CJI है ही नहीं देश में। अब बताइए कौन होगा, कौन फिर राष्ट्रपति का पद संभालेगा? इस कंडीशन में फिर एक बात निकाली जाएगी, और वो बात क्या होगा? मामला सुप्रीम कोर्ट से ही ये निकलेगा, ये उलझा हुआ मामला, और इसमें बस दिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट न्यायाधीश कौन है, जज कौन है, यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध होंगे उस समय, वो राष्ट्रपति के पद का सारा काम कर रहे होंगे, उनको संपादित करने का ये मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बताइए कौन होंगे यहाँ पर इस प्रश्न में? चूंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली किया गया है, तो यहाँ पर भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। बी विकल्प यहां आप जाएंगे। अगर ये भी नहीं रहते हैं तब आप जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी वो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उसके साथ। ये एक टर्म एंड कंडीशन मैंने लगा दिया, 13वां हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कब पूछा गया था जरा, 2008 के प्रीलिम्स में। अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा था। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है, लगभग वही चीज रिपीट हो रहा है 2005 में, पिछला था 2008, यानी कि 2005 वाला क्वेश्चन यहाँ देखिए और फिर 8 में भी रिपीट हुआ। एक ही तरह के प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है, ये भी देखना है कि इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि PYQ अच्छे से तैयार करके जाइए, टॉपिक रिपीट होगा। भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है, चलो भैया राष्ट्रपति नहीं है, तो राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उपराष्ट्रपति जाएंगे, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, नहीं है ना यहाँ लिखा हुआ, तो उपराष्ट्रपति भी नहीं है। बढ़िया, यानी कि प्रेसिडेंट अगर नहीं थे तो वाइस प्रेसिडेंट होते, लेकिन ये भी नहीं है। ओके, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अच्छा मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है। लीजिए जो मैं कह रहा था उसमें कंडीशन अप्लाई किया था वही दिख गया, ये भी नहीं है। उसमें राष्ट्रपति किसी नियुक्त किया जाएगा, अभी अभी चर्चा किया, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। हमने पहले इस क्वेश्चन में अपने तरफ से आपको मैंने बता दिया था ये चर्चा करके, लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है 2005 में। तो इस हद तक BPSC जाकर के आपको परेशान कर सकता है, और इसके लिए फिर कौन सा आर्टिकल? केवल वही 65, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, एक आर्टिकल पढ़िए उससे काम निकालिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए तो इसका जवाब मिल गया ना आपको, हाँ सी विकल्प। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, अभी अभी हमने चर्चा किया है। क्या प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया जाएगा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, किसके द्वारा, यह भी सोचना है। संसद, आपको चर्चा है, मैं ध्यान है, चर्चा हमने किया था कि भाई पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया जाएगा, वो जिसमें मैंने कहा था कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हटाने में, तो मैंने कहा था राज्य विधानसभा वाले नहीं आएंगे क्योंकि पार्लियामेंट में प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पर ये अब क्या है कि देखिए लोकसभा द्वारा यहाँ पर केवल लिखा हुआ है, राज्यसभा थोड़ी यहाँ पर है, तो फिर लोकसभा का कहने का मतलब पार्लियामेंट नहीं है ना, लोकसभा पार्लियामेंट का एक अंग है, पूरा पार्लियामेंट नहीं है, राज्यसभा भी उसके अंतर्गत है। मुख्य न्यायाधीश नहीं आएंगे और प्रधानमंत्री कहीं नहीं आएंगे, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। डी विकल्प के साथ 2 बार देखिए भी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर कैसे पूछा जाता है ना, बस मैं ये चाहता हूं कि आप समझते चलें ताकि कुछ चीजें तैयार हो। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, पुछल्ले शब्द बार बार कहता हूं, सही से पढ़िए, नहीं शब्द इस्तेमाल किया है, अधिकार देता है नहीं, गलती से पढ़े भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है, कट टिक मारे, सही जवाब, गलत होगा, नहीं देता है। क्वेश्चन को चबा चबा के पढ़िए, लास्ट तक कीवर्ड पूरा निकालिए। अब क्या क्या अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को, यहां पर यह पूछा गया। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार हैं, यह पूछा जा चुका है बीपीएससी में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जरा सोचिए क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? देखते हैं मोदी जी जब शपथ लेते हैं, ओथ सेरेमनी हुआ तो उधर से
राष्ट्रपति बोलते हैं मैं, तो फिर ये बोलते हैं मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कराएंगे ये। तो ये जो है ये सही है। तो यानी कि ये अधिकार तो इनके पास है, जो नहीं है वो हमारा जवाब होगा। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, हाँ इधर आते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, हाँ ये करेंगे। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, ये सब शक्ति है, यहाँ नहीं है, ये नहीं शक्ति है। तो यही सही जवाब होगा, नहीं पूछा गया। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहे होते हैं बताइए? राज्यों की मुख्यमंत्री कौन की नियुक्ति कौन करेंगे? उस राज्य के संबंधित राज्यपाल। क्लियर है? अधिकार उनके पास है। अच्छा चलिए यहाँ पर मैं एक और टर्म लगा दूं कि यहाँ तो मैंने कहा कि राज्य हैं तो वहां पर मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन कोई अगर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, फिर किसके द्वारा? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहां पर गवर्नर में नहीं लगा देना है, ठीक। 4 विकल्प रहेगा, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और आप पढ़ के गया, राज्य की बात है, मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करेगा, और मार दिए वहां पर गवर्नर, और एलजी था उसमें, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर वहां पर केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ असेंबली की चर्चा है तो वहां एलजी का पोस्ट होगा, एलजी वहां कर रहे होंगे, वहां पर गवर्नर का पोस्ट होता ही नहीं है। ये क्लियर है? बी विकल्प हो गया। आगे बढ़ जाऊं, चलिए। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पूरा नाम क्या है इनका? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की राष्ट्रपति रही हैं। ये भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में रही। अच्छा, इनका क्रम पूछ लिया गया है, ये बीपीएससी में करता है, ये सब आपको झेलना पड़ेगा। 2008 में पूछा जा चुका है, देख लीजिए यहाँ पर क्रम। और ये तरह की चीजें जो है ना, आप एक तरह से कह सकते हैं कि याद करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं हो जाता है। कितना गिनती करने बैठेंगे आप? तो इसमें से अच्छा ये डी ई लिख किया है, यहाँ पर सी विकल्प के साथ चलिएगा, ठीक है। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार, व्यक्ति मैं कह रहा हूं, पर्सन, ध्यान रखिएगा, 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया। और उनका कार्यकाल का अगर कर्मानुसार देखा जाए तो वो ना 12वां था ना 13वां 14वां था, ये कंफ्यूजन है। क्योंकि व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो एक बार से अधिक बार प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर रिपीट होगा तो वो क्रम बदलेगा। और उस समय अगर आपको ध्यान होगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी हुआ करते थे, भैरू सिंह शेखावत, उनको पराजित किया। इनके नाम पर एक और चीज है, उपलब्धि है, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। और अभी जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। व्यक्ति के अनुसार क्रम क्या होगा? 12वां। क्लियर? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, अभी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। बीपीएससी को अच्छा ये टॉपिक लगता है, बार बार पूछा है, मैंने कई बार देखा है इस प्रश्न को पूछा हो चुकी। बिहार से बीपीएससी का एग्जाम है, बिहार का एग्जाम है। राजेंद्र प्रसाद भाई देश के पहले राष्ट्रपति बिहार से रहे हो, तो बिहार के लिए तो बहुत गौरव की बात है। तो इसीलिए ये प्रश्न कई बार मैंने देखा है कि रहा है, ध्यान रखिएगा। एकदम ये याद करने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित कुछ बातें आपसे पूछा जा सकता है, जो मैं चाहता हूँ कि बता दूँ। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले? बिहार में एक जगह है, इधर ही था ना क्वेश्चन, किधर? हाँ बिहार, हाँ। तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिवान। तो अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो सिवान। इनके गांव का नाम है जीरादेई, अगर मान लीजिए गांव के हिसाब से पूछ ले तो जीरादेई। अच्छा, कार्यकाल भी पूछा जा सकता है, हालांकि इतना बदमाशी नहीं करेगा बीपीएससी, लेकिन मान लीजिए बीपीएससी ही है, कुछ कह नहीं सकते, बहुत फैक्ट कई बार पूछा जाता है। तो 1950, अब 1950 में भी अगर क्या तारीख पूछा जा सकता है, तारीख याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को आत्मार्पित किया, संविधान को एडॉप्ट किया, हम उसी दिन से गणतंत्र बने। तो जैसे ही गणतंत्र बने, गणतंत्र बनने का क्या तात्पर्य मैंने आपको बताया था, इसका क्या मतलब होता है कि देश में सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठे रहेंगे उनका भी चयन कैसे होगा, उस पद पर कैसे बैठेंगे? बाय इलेक्शन। वो नॉमिनेट नहीं होंगे, इलेक्ट होंगे, चुनाव उनका भी होगा। इसीलिए भारत क्या है? गणतंत्र है, ध्यान रखना है। तो गणतंत्र होने की तारीख भारत की क्या है? वही तारीख जिस दिन हमने संविधान को एडॉप्ट कर लिया, आत्मसात किया, अधिनियमित किया। प्रस्तावना पढ़ते हैं, लास्ट में लिखा हुआ है ना, वही। तो किस दिन? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति बन गए ये।
ठीक, अब 1950 से इनका कार्यकाल चलता है 1962 तक। अब यहां अगर पूछा तो क्या पता इधर भी पूछ ले, तो 13 मई, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति रहे, बिहार से रहे, तो हो सकता है कि इतना डिटेल से थोड़ा आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। इनका जन्म भी पूछा जा सकता है। इनका जन्म जो रहा है वो 1884 में रहा है, 1884। और अगर तारीख पूछे तो 3 दिसंबर लिख ही देता हूं। ये कुछ चीजें ध्यान रखना है बस, ताकि आपको, और गांव लिख लीजिएगा जीरादेई। क्लियर है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट रहे हैं और बिहार से संबंधित रहे, तो कुछ क्वेश्चन इन पर आ सकता है। एक विधेयक, अच्छा ये प्रश्न थोड़ा अच्छा लग रहा है लैंग्वेज से मुझे, इसको देखिए जरा, कब पूछा गया, 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2008 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक विधेयक ओके संसद में प्रस्तुत किया जाता है, आ गया, कौन कौन सी प्रक्रिया के बाद, क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, मतलब कानून बनने के बाद। कोई विधेयक आया पार्लियामेंट में, ले लेते हैं कि भाई राज्यसभा में आया, लोकसभा में आया, कहीं भी आया, लेकिन क्या क्या प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा कि भैया वो जो विधेयक है वो अधिनियम बन जाए, है कानून का शक्ल ले। तो ये 4 विकल्प आपके सामने परोसे गए हैं। अब देखते हैं हम लोग, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, ओके ठीक है, दोनों सदनों के द्वारा पारित होता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करते हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय से, देखिए अब सबसे पहले ना जो ऑप्शन लगे कि बिल्कुल वाहियात है उसको बाहर कीजिए, उसको नहीं रहने देना है। प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करता है, क्यों करेगा प्रधानमंत्री हस्ताक्षर? शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में, पूरा हम वही पढ़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है, फालतू चीजें हैं। यहां दोनों पर मैं आपके नजरिए से सोच रहा हूं, तो यहां चलिए कैसे समझेंगे। अब निश्चित तौर पर मैंने क्या कहा था कि भाई संसद है तो संसद के 3 अंग होगा, लोकसभा, राज्यसभा जो वरिष्ठों का सदन होता है, और फिर मैंने कहा प्रेसिडेंट। यही बात हमारी आपकी हुई थी ना, यही चीज तय हुआ था। तो अब मुझे बताइए कि अगर कोई विधेयक आया है, अब मुझे बताइए कोई विधेयक आया है और इस विधेयक का ये मन है, बहुत दिली इच्छा है कि मैं अधिनियम बन ही जाऊं, विधेयक बन के ना रह जाऊं, अधिनियम बन जाऊं, तो इनको किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? ये तीनों प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा ना, पार्लियामेंट का अंग तीनों है। तो चाहे वो लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए, राज्यसभा में लाया जाएगा तो इधर से पास होकर इधर जाना पड़ेगा, इधर भी पास होना पड़ेगा, इधर आएगा तो इधर से पास होकर इधर जाना पड़ेगा, इधर भी पास होना पड़ेगा। तो यहाँ पास हुआ, यहाँ पास हुआ, और फिर मैंने आपसे बताया था कि कहाँ पर प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या करते हैं? साइन करते हैं, हस्ताक्षर कर दिए, और फिर गैजेट में प्रकाशित होता है, और अधिनियम, ये भाई साहब जो विधेयक थे अधिनियम बन गए हैं। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर विकल्प पे देखिए, विकल्प क्या कहता है? जब वह संसद के दोनों सदनों से के द्वारा पारित हो जाता है। मैं गलत नहीं मान रहा हूं, अच्छा है, लेकिन अगला विकल्प उससे ज्यादा अच्छा है। तो राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। दोस्तों इस बात में यह बात निहित है कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है ना, राष्ट्रपति पहले ही सहमति नहीं देगा, यहां से पारित होने के बाद वहां देगा। तो कुल मिलाकर इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर को ठीक से सॉल्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आंसर जो है, विकल्प जो है, विकल्प यही है, बी वाला है। तो यहां पर सहमति दिया, मतलब ये दोनों बातें इसी में निहित था, इसीलिए ए विकल्प को मैं नहीं मान रहा हूं, बी विकल्प के साथ मैं चल रहा हूं। और आर्टिकल अगर संविधान के हिसाब से देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध हैं। आर्टिकल 111 नोट कर लीजिएगा, यहां से हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 20वां पर चलते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ये क्वेश्चन का ऐसा क्यों लग रहा है, 2008 में पूछा गया है, और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है वाइस प्रेसिडेंट से जाएगा, क्योंकि ये मामला ही। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट पर मैंने कहा था कि हम आज के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो 2-3 ही चीजें पूछी जाती है उनसे, मैं बता ही देता हूं। सबसे देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे ना, वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं, मान लेते हैं मैं कल को भारत का उपराष्ट्रपति बन जाता हूं, अरे मान लीजिए, क्या दिक्कत है, तो मैं अगर उपराष्ट्रपति बन गया तो क्या इधर से कौन से सभा का मैं पदेन सभापति होऊंगा? राज्यसभा का। मान लेते हैं आप बन जाएं भारत के उपराष्ट्रपति, तो आप भी राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। कुल मिलाकर के निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति
भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा, वह अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, उस पद पर बैठेगा, इधर आ जाएगा। क्लियर? ये बातें समझ में आ रहा है? अब जैसे ये होता है तो यहां पर पूछा गया है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है ना? तो सभा दो है हमारे पास, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ऐसे समझिए, विकल्प से कंफ्यूजन नहीं करना है। और राज्यों के आधार पर देखेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद की बात करेंगे। तो लोकसभा में देखेंगे तो यहां पर लोकसभा का जो भी मतलब अध्यक्ष होगा, इसकी प्रक्रिया ही शुरुआत होता है कि लोकसभा में क्या कहते हैं भाई, जितने भी सांसद होते हैं वो अपने में से ही किसी एक को अपना अध्यक्ष चुनते हैं। यही तो पढ़ते हैं ना पॉलिटी में, बेसिक यही पढ़ाई जाती है। तो भाई इसके सदस्य तो हो गए, यहीं धरे हुई होता है, एक ही चीज बचता है, वो क्या होगा? राज्यसभा। क्यों होता है? पदेन सभापति। तो जो उपराष्ट्रपति बना वो पदेन वहां का सभापति बन जाएगा, उसको राज्यसभा का मेंबर बनने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात कहां कहा गया? संविधान के अनुच्छेद 89(1) और अनुच्छेद 64 लिख लीजिए, 1 और 64। क्लियर है? ये चीजें समझ में आ रहा है ना कि क्या मैं कहा हूं? तो कुल मिलाकर के देखेंगे कि अगर यहां आप बैठेंगे तो यहां आ ही जाएंगे, तो आपको इसका मेंबर बनने की आवश्यकता नहीं है। किस विकल्प के साथ चलेंगे? ए विकल्प के साथ। यही प्रश्न आपको घुमा फिरा करके बार बार उपराष्ट्रपति से पूछा जाएगा। उपराष्ट्रपति से साथियों और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बार बार यही पूछा गया है ना? तो बस ध्यान रखिएगा, पदेन सभापति होता है। कौन सा कथन असत्य है इसको भी जरा देख लीजिए। ये 1992 में 38वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु, ये राष्ट्रपति पद की बात की जा रही है, ओके, उसकी आयु कही जा रही है कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। और पूछा गया है असत्य है, सत्य नहीं, गलत जो है वो इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष तो होनी चाहिए, सही बात है, ये हमारा जवाब नहीं, इससे अपने को कोई काम नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता, अभी पढ़े कि पदेन सभापति होता है, ये भी सही है, अपने को इससे भी कोई लेना देना नहीं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल सही, अभी हमने देखा, सिवान डिस्ट्रिक्ट के जिरादेई गांव, ये भी सही, बिहार से। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत बात है भैया, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और चूंकि हमसे कहा गया था कि जो कथन असत्य होगा वही चुन के लाओ, तो भाई गलत ये था, असत्य था, हमने चुन के दे दिया, सी विकल्प। भाई साहब जवाब लगा दीजिए। अब यह जवाब तो हो गया, लेकिन हम लोग ऐसे कहां पढ़ते हैं, हम तो थोड़ा उसको एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर हम चलेंगे, इधर लिख देता हूं, आर्टिकल 66 के पास हम चलेंगे। अब आर्टिकल 66 के पास क्यों चल रहे हैं? चर्चा किसकी कर रहे हैं हम? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति। तो यहां पर कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बात हमने कह दिया कि गलत है। गलत है तो फिर सही क्या है ये तो देख लें। तो अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा कैसे। तो यह कहता है कि देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वह संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले जो निर्वाचन गण के सदस्य होंगे उनके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जैसे प्रेसिडेंट का, ठीक है, वैसा ही होगा। तो ये 66 ध्यान रखिएगा और सी विकल्प के इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के साथियों, आज के इस लेक्चर में हमने 2 टॉपिक का समाधान ढूंढ लिया। क्या? एक टॉपिक कौन? राष्ट्रपति, और दूसरा उपराष्ट्रपति। अगर इतने PYQ को आपने ठीक से तैयार कर लिया, जितनी बातें मैंने आपको समझाई है, अगर उतनी बातें आपने ध्यान में रख लिया, तो आप मेरा यकीन मानिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चाहे कोई भी प्रश्न पूछे, आप गलत नहीं करेंगे, आप सही करके आएंगे। बस ध्यान देना है कि केवल PYQ का आंसर नहीं ढूंढना है, ठीक से एनालिसिस करना है। कोई प्रश्न गलत है तो क्यों गलत है, कोई विकल्प सही हुआ है तो क्यों सही हुआ है, उसके पीछे के तमाम तर्कों को ढूंढिए। प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने का यही तरीका है। अगर इतना कर लेंगे तो फिर देखेंगे आपका काम बन जाएगा। और आपने देखा कि बार बार मैंने दिखाया कि रिपीट हो रहा है टॉपिक, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, भाषा चेंज हो रहा है, ऑप्शन बदल रहे हैं, है ना, या टॉपिक से बार बार इर्द गिर्द से पूछा जा रहा है, तो ये तैयार कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपका रहा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कुछ और जानना है, समझना है, कुछ ना समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम विस्तार से इस पर चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।